गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं 9th क्लास के क्षितिज भाग 1 का उसका चैप्टर 1 जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, दो बैलों की कथा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम गद्य भाग या पद्य भाग बुक के अंदर जो कुछ भी है वो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 9th क्लास के जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट पार्ट को यानी कि जो साहित्यिक परिचय है उसको स्किप कर सकते हैं। उनके लिए चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी का कोई भी सिंगल वर्ड छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि अगर आप जो चैप्टर हैं वो स्टार्ट करते हैं, वीडियो ऑन करते हैं और फिर ये सोचकर उसको छोड़ देते हैं कि जब पढ़ने बैठेंगे तब पढ़ेंगे, अभी नहीं, कल पढ़ेंगे, कल से शुरू करेंगे, तो वो कल कभी भी नहीं आता। अगर आपको तैयारी करनी है, एचटेट है, केवीएस है, बहुत सारी अभी एग्ज़ाम आए हुए हैं, तो आपको तैयारी करनी है तो उसको आपको कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और वीडियो का सबसे अच्छा जो मैं मानती हूँ कि जो फ़ायदा है वो ये है कि आप कोई काम करते हुए, खाना खाते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं, और सुनने में भी बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती है और वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो आप इसे सिर्फ स्टार्टिंग से ना सुने बल्कि इसको पूरा सुने, ताकि आपका एक चैप्टर तो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और इस तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि धीरे धीरे आपका सिलेबस हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये बात कही है, तो हमें ये याद रखना है। गद्य के लिए अब हम ये जो पोर्शन है, अगर हम नेट के लिए पढ़ते हैं तो हम अलग से पढ़ते हैं, गद्य का विकास, पद्य का विकास। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कोटेशंस दी गई हैं जो हमें याद रखनी है। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये बात कही है। गद्य जो कि निबंध, कहानी, उपन्यास, एकांकी, ये सब क्या है? गद्य शैली है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यानी कि ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। और बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं उनकी। यदि गद्य कवियों की कसौटी है, अगर गद्य से कवियों को पहचाना जाता है कि कौन कितना अच्छा कवि है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो निबंध जो शैली है, निबंध शैली है, जो रचनात्मक लेख है निबंध, वो गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शन करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। तो अब ये गद्य लेखन में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि गद्य लेखन में कहानी, निबंध, उपन्यास, लेख, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर कहानी के लिए बताया गया है, निबंध के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बता दिया, गद्य के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बताया। यहाँ पर जो है प्रेमचंद जी कहानी के लिए बताते हैं कि कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। इसका भाव जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, ये पंक्तियां आपको याद रखनी जरूरी है कि ये पंक्तियां किसने कही? मुंशी प्रेमचंद जी ने कही हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा गद्य लिखने की कला चीजों को उनके सही नाम से पुकारने की कला है। किस? फॉक्स। ये आपको याद रखना है। इसके आगे चलिए, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय दिया गया है। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद जी को हम बहुत बार पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे, +1 की एनसीईआरटी बुक्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना ही चाहिए। जितनी बार हम पढ़ेंगे हम उतना ही उनके बारे में ज़्यादा जानेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म है 1880 में बनारस के लंबी गांव में हुआ है। उनका मूल नाम धनपत राय था, ये हमें सबको पता ही होगा। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक की ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद जी की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि,
गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी, याद रखना है, हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद के निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया गया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन के सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को, यानी कि वहाँ के एटमॉस्फेयर, वातावरण को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों को दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उनमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों की भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है, क्योंकि दो बैलों की कथा पढ़ रहे हैं तो पशु पक्षियों की अद्भुत आत्मीयता, उनका प्रेम दिखाया गया है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव व मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। तो ये तो हो गया साहित्यिक परिचय। अब हम पढ़ रहे हैं दो बैलों की कथा का सार। पढ़े आप। वैसे अगर दो बैलों की कथा आप बाकी चैनल्स मैंने जैसे स्टार्टिंग में देखे थे, तो उन चैनल्स पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको चैप्टर का नेम बता देंगे, राइटर का नेम बता देंगे, फिर शॉर्ट में कहानी सुना देंगे और आपको ये लगेगा कि हाँ, यहाँ से सारा कुछ एक मतलब बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, एक दिन में हम एक बुक एक दिन में कर लेंगे। बट ऐसा करने से आपके लिए एक शंका बनी रहेगी कि मेरा सिलेबस हुआ है या नहीं, मैं उसमें से क्वेश्चन कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि जिस टाइप से एग्जाम आ रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस तरीके से आपको आपके लिए ज़रूरी है कि आप कंसेप्ट और चैप्टर को बहुत डीपली अच्छे से उसको पढ़ें, ना कि केवल सार से ही पढ़ें। हाँ, लास्ट टाइम में आप रिवीजन अगर आप करते हैं तो वो आप चैप्टर का सार उसमें कर सकते हैं। वो भी मैं आपको मतलब कंप्लीट एक वीडियो दूंगी जिसमें एक एक बुक पूरी होगी, जिसके अंदर उसकी रिवीजन हो जाएगी आपकी। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। अब ये लाइन है तो आपको पता होना चाहिए। दो बैलों की कथा में 4 लाइनें दे दी जाएंगी, 4 पंक्तियां, कि बताइए कौन सी सही है दो बैलों की कथा से संबंधित। तो आपको पता होना चाहिए कि माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज यानी कि किसान समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। किस तरह से जो किसान है, खेती करते हैं, उनका पशुओं से कैसा संबंध रहता है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, यानी कि आज़ादी कभी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से पशुओं और किसान की भावात्मकता को दिखाया गया है। प्रोक्स होता है जो छिपे हुए, आप कह सकते हो कि प्रतीकात्मक रूप में। प्रोक्स होता है जो छिपा हुआ है, सामने नहीं है। तो प्रोक्स रूप में कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। ये कहा गया है कि इसके बार बार आपको आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, आसानी से आज़ादी नहीं मिलती। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। पंचतंत्र जो कि कहानियाँ ही हैं जिसमें पंचतंत्र और हितोपदेश, किसी के दूसरे के हित के लिए किस तरह से काम किया जा सकता है, तो वो कथा परंपरा का उपयोग और विकास इसमें किया गया है। तो ये बातें आपको जाननी जरूरी हैं। इन्हीं 4-5 पंक्तियों को दे दिया जाएगा और कौन कौन से कथन दो बैलों की कथा के लिए सही है पूछ लिया जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पढ़ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, पढ़ले यानी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ जिसको बताना चाहते हैं, उसे हम गधा कहते हैं, क्योंकि जानवरों में गधे को क्या माना जाता है? बुद्धिहीन। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। सीधेपन कि वो सीधा साधा है। वैसे भी चाणक्य ने कहा है कि जो सीधे साधे पेड़ होते हैं, यानी सीधे पेड़ होते हैं, वो जल्दी काटे जाते हैं क्योंकि वो उपयोगी ज़्यादा होते हैं। इसी तरह ईमानदार लोगों का फ़ायदा ज़्यादा उठाया जाता है। तो जो सीधे लोग होते हैं, उसके गधे के सीधेपन के कारण या उसकी निरापद यानी पूरी तरह से वो उसके अंदर जो सहनशीलता है उसके कारण, क्योंकि वो हर तरह की तकलीफ दुख सह कर भी अपने काम में लगा रहता है, तो उसी के कारण उसको ये पदवी दी गई है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता।
गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय यानी जिसको बच्चा हो जाता है वो गाय तो सिंहनी यानी शेरनी का रूप धारण कर लेती है। अकारण ही उसके बच्चे की तरफ कोई देखता है, पास आता है तो वो सींग मारना शुरू कर देती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पे कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। यहाँ पर जो लेखक है वो बता रहे हैं कि गधे को बेवकूफ़ क्यों माना जा रहा है, क्योंकि वो एक सहनशील प्राणी है। वो सभी दुख तकलीफ़ों को सह लेते हैं, इसलिए लोग उसको बेवकूफ़ कहते हैं। लेकिन जो लेखक है प्रेमचंद जी, उनकी नज़र में गधा बेवकूफ़ नहीं है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लें, यानी कि जब मिट्टी के अंदर लौटते हैं जो गधे होते हैं वो बैसाख महीने में बेशक एक दो बार शरारतें कर लें, लौट लें, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। किसको? गधे को। उसके चेहरे पर एक विषाद, विषाद होता है दुख, स्थायी रूप से छाया रहता है, यानी कि दुख हमेशा बना रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा पर पहुंच गए। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा होती है किसी काम को उस अंतिम सीमा तक ले जाना, यानी उस पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। लेकिन क्या कहता है भी, आदमी उसको क्या कहता है? बेवकूफ कहता है। और लेकिन उसके अंदर लेखक के अनुसार ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वो सारे अंतिम सीमा तक पहुंचे हुए हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब कदाचित ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त सही नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, यानी कि रंग भेद की नीति जो वहां पर चल रही है उसके कारण भारतीयों की क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। कौन? भारतीय। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतीय सहनशील है, अत्याचारों को सहन कर रहे हैं, जो अंग्रेजी सरकार है उनके अत्याचारों को, उसके बावजूद भी उनके साथ कितना बुरा व्यवहार होता है, यही लेखक बताना चाहते हैं। कुछ समय होता है बुरा समय, यानी बुरे समय के लिए पैसा बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। यानी कि जो लोग मतलब कहने का आता है कि जो पहले अंग्रेज थे वो कहते थे इंडियंस तो बने ही अत्याचार सहने के लिए हैं, तो इसलिए कहा गया है कि कहा जाता है कि वो गम खाने के लिए ही बने हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद, यानी कि यहाँ पर लेखक है वो व्यंग कर रहे हैं कि अगर भारतीय अंग्रेजों का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देते, यानी कि उनका सामना करते, तो शायद वे भी सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यानी कि जैसे कि जापान ने हिरोशिमा नागासाकी पर बम डाला और विजय प्राप्त की, कितना विध्वंसक उन्होंने एक जो युद्ध था वो किया था, लेकिन उसके बाद भी आज जापान है वो सभ्य जातियों में गण्य यानी गिना जाता है। तो यानी कि अगर आप किसी पे दया नहीं दिखाते, आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हो, तो भी तभी आप सभ्य जातियों में गिने जा सकते हो। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, यानी कि उससे कम ही सहनशील है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हमें गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। यानी कि हम गधे का इस्तेमाल मूर्ख के लिए करते हैं, वहीं पर बैल बुद्धि यानी चीजों को जल्दी से समझ नहीं पाता उसके लिए बैल बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। कौन कह रहे हैं? लेखक। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और कई रीतियों से अपना, यानी कई तरीकों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव यानी कि इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। ये कौन मान रहे हैं? ये लेखक मान रहे हैं। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जैसे कि मुर्रा नस्ल की भैंस होती है, देशी गाय होती है, विदेशी गाय होती है, उसी तरह से पछाई जाति है, जो गाय है वो पछाई जाति की हैं। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। डील होता है शरीर। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते। विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान। मूक भाषा, चुपचाप।
एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति, गुप्त होती है छिपी हुई शक्ति, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित था। यानी कि मनुष्य क्या कहता है कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, जो लिविंग थिंग है, जो जीवित प्राणी है उनमें सबसे बुद्धिमान हूँ, लेकिन फिर भी मनुष्य को आवश्यकता पड़ती है भाषा की, अपने विचारों को के आदान प्रदान के लिए। लेकिन यहाँ पर जो बैल है वो मूक भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करके एक दूसरे का हाल जान जाते हैं। इसलिए कवि लेखक ने जो जीव है उनको श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य को इस विधा से वंचित बताया है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। अब विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। यानी सींग मिलाते तो विग्रह होता अलग होना, यानी कि लड़ाई झगड़े के लिए सींग नहीं मिलाते थे, बल्कि विनोद, खुशी खुशी के में आपस में अटखेलियां करते थे, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धोल धप्पा होने लगता है। यानी कि जैसे ही पक्के मित्र होते हैं तो एक दूसरे के चलते फिरते जो हाथ मार देते हैं उसे धोल धप्पा बोला गया है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती है। फुसफुसी यानी फीकी फीकी, हल्की सी लगती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। यानी कि हीरा और मोती एक दूसरे को बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, संध्या होती है शाम, तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। यानी कि एक दूसरे से प्रेम अभिव्यक्ति के द्वारा अपनी थकान को मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते, यानी कि चारा खाना शुरू करते, साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। यानी कि बहुत पक्की गहरी दोस्ती थी हीरा मोती जो दोनों बैल थे। किसके बैल थे? झूरी के। संयोग की बात, चूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई होती है जोड़ी, दो बैलों की जोड़ी को बोला है गोई। ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था वे क्यों भेजे जा रहे हैं? समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। बैलों ने समझा कि उनको बेच दिया गया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया, गया का नाम गया है, मतलब झूरी का साला उसका नाम गया है, को घर तक गोई ले जाने यानी कि जोड़ी ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आना, बहुत कष्ट उठाना। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। पगैया होता है जो गले में बंधा हुआ रस्सा है। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। अभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? ये सब क्या है? हीरा मोती के मन की बात, जो कि लेखक बता रहे हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए, यानी कि जो चारे का स्थान है जहां चारा खिलाया जाता है, तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, यानी दुखी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। मूक भाषा, मौन भाषा, चुपचाप एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखिया होता है आंखों के जो कॉर्नर होते हैं उनको कनखिया कहा जाता है। कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी कि जब सारे सो गए, सुनसान पड़ गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे जो रस्सा उनके गले में बंधा हुआ था, और दोनों घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी जहां चारा उनको खिलाया जाता है। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटक रहा है। ग्राव जो गले में रस्सी थी, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। यानी विद्रोह भी है झूरी के प्रति, उसका विरोध भी कर रहे हैं, स्नेह प्रेम भी उनमें झलक रहा है। विद्रोह इस बात का कि तुमने हमें क्यों बेच डाला किसी के हाथ, किसी के घर क्यों भेज दिया, और स्नेह इस बात का कि वो वापिस अपने मालिक से मिल गए। झूरी बैलों को देखकर स्नेह यानी प्रेम से गदगद हो गई, बड़े खुश हो गए। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया।
प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन, प्रेम में आलिंगन यानी प्रेम में गले लगाना, और चुम्बन यानी चूम कर चूमने का जो दृश्य था वो बहुत ही मन को हरने वाला था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। यानी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई होगी, लेकिन जो आज की घटना थी वो गांव के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, बाल सभा जो बच्चे उन्हें देखने आए थे, जिनको पता लगा, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। पशु वीर क्योंकि वो अपनी मालिक के पास वापिस आए थे सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए, इसलिए बच्चों ने सोचा कि उन्हें अभिनंदन पत्र देना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, यानी कि ये सब खाने की चीजें बैलों के लिए लाई गई। जो बच्चे थे वो लेकर आए थे। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, यानी कि दूसरे ने हामी मिलाई, और इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं, यानी पिछले जन्म में कोई आदमी रहे होंगे, इनका आपस में कोई रिश्ता रहा होगा। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। प्रतिवाद यानी कि इसका विरोध करने का किसी का साहस नहीं हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी क्योंकि उसको गुस्सा आया कि उसके भाई उनके बैल लेकर गए और बैल वापिस उनके घर आ गई। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम नहीं किया, भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप यानी आरोप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब से कहा। जूरी की पत्नी ने कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, यानी स्त्री को और गुस्सा आया, उनकी पत्नी को और गुस्सा आया। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, यानी कि उन्हें प्यार नहीं करते, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं, उनसे काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है। खली और चोकर जो पशु होते हैं उनका जो फेवरेट चारा होता है उसके लिए कह रहे हैं। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। ताकीद मतलब उनको कड़ी चेतावनी दे दी गई कि बैलों को आप खाली क्या दोगे? सूखा भूसा दोगे। मजूर जो मजदूरी उनके करते हैं, जो खेत के मजदूर हैं। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट, न कोई रस, न खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। मजदूर कहता है कि मालकिन मुझे मार ही डालेगी। जूरी कहते हैं चुरा कर डाला। मजदूर कहते हैं ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, यानी आप भी उन्हीं के साइड लोगे और मेरे ऊपर जो मालकिन है उनका गुस्सा फूट पड़ेगा। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, यानी कि पकड़कर नहीं लेके गया, गाड़ी में जोत कर लेके गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। किससे? जो हीरा था वो मोती से ज्यादा सहनशील था। मोती को ज्यादा गुस्सा आता था, ये आपको पता होना चाहिए। संध्या समय, शाम के समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, यानी कि उनकी खूब पिटाई की। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी, यानी कि पास बंधे हुए अपने बैलों को तो अच्छा चारा दिया, जबकि उनको सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। फूल की छड़ी से भी न छूना मतलब कभी उनको गुस्से में देखा तक भी नहीं था जूरी ने। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार जो बैलों को हाँकने का जो तरीका होता है उसको कहा गया है। यहां मार पड़ी, आहत सम्मान, मतलब मार तो पड़ी ही, आहत सम्मान भी आहत ने, वो भी आहत हुआ। उस पर मिला सूखा भूसा, यानी उस पर मिला क्या भाई? सूखा भूसा। नाद की तरफ आंख तक ने उठाई, जो चारा था वहां पर उसने आंख तक नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ने उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ने उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, निर्दयी जिसको दया नहीं आती, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। यानी कि हल, जो रस्सी उनके बंधी हुई थी, जो जुआ जो बैलों के गर्दन पर रखा जाता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। जोत भी उसी से जुड़ी हुई होती है। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है।
यानी कि आप हम छुटा जो रस्सियां हमारे गले में बंधी हुई है, हम भाग नहीं सकते हैं। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। कौन कह रहा है? हीरा। मोती कहते हैं, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार तो उससे कहाँ तक बचेंगे। मोती कहते हैं, गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। किसने कहा? मोती ने, क्योंकि मोती को बहुत गुस्सा आता है। हीरा कहते हैं, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, क्योंकि हम बैल हैं, हम दयावान हैं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। ये भारतीय संस्कृति के लिए लेखक लिखते हैं कि जो हिंदू संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें दया धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो भी कहते थे कि अहिंसा, आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा अपनानी चाहिए, इसलिए कहा गया कि ये हमारा धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि अच्छा ये हुआ कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी मसले का हल क्या है कि उनको टाल देना चाहिए पिटाई को, वरना मोती उसका बदला लेने के लिए तैयार था। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली, दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी ने इनकी भूख तो को क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उनको खुशी बहुत हुई। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। किसने सोचा? बैलों ने, कि यहाँ भी कोई एक अच्छा इंसान रहता है। लड़की भैरव की थी, आपको याद रखना, लड़की भैरव की थी। लड़की के पिता का नाम भैरव था। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, क्योंकि लड़की भी को जब बैलों को पीटते हुए देखती थी तो उसे अपनापन उसमें नजर आता था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल, यानी कि दो दो मुंह, सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, कमजोर न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। हीरा कहते हैं, क्या करना चाहते हो? मोती, एक आध को सींगों से उठाकर फेंक दूं? अब हीरा कहते हैं, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो यहाँ पर मोती कहते हैं, तो मालकिन को फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। अब यहाँ पर जो मोती हैं वो कहते हैं, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। यानी कि हीरा कहता है कि भारतीय संस्कृति पर औरत पर हाथ उठाना सही नहीं माना जाता। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। मोती हीरा से कहता है, बताओ, तुड़ाकर भाग चले? मोती कहता है, हीरा कहता है, हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली, झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाकों में नाथ डालना होता है, जो रस्सियाँ होती है वो नाक के अंदर डाल दी जाती है दोनों तरफ, क्योंकि नाक बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का, इसलिए जब रस्सियों को खींचा जाता है तो जो बैल होते हैं उनको बहुत दर्द होता है, इसलिए वो काबू में रहते हैं। उसने गराब खोल दिया, यानी रस्सियाँ खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। रस्सियां किसने खोली? लड़की ने, जो भैरव की लड़की थी। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, मुसीबत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे, शक करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। अचानक से जो बालिका थी, भैरव की लड़की, चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे भागे
गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं रहा। यानी कि वो झूरी के घर का रास्ता भूल गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे, जिस जाने पहचाने रास्ते से आए थे, उसका यहाँ पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेहताशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। कौन कह रहा है, हीरा। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, यानी कि जानकारी ले लेते कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और फिर एक दूसरे को ढेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। किनारे हटना यानी दूर हट गया। अब इस तरह से आज जो चैप्टर है हम यहीं तक करेंगे, अदरवाइज जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। और आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट, मतलब जो बचा हुआ चैप्टर है वो सेकंड पार्ट में आएगा। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप अपने कमेंट ज़रूर डालें। आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मैं और भी अच्छा कुछ करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।